हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 11th क्लास का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करा था, जिसे हम मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक फंडामेंटल चीज़ें देखी थी जो हम अप टू 10th क्लास तक पढ़ते हैं। उसमें हमने पहले बात करा था मैटर क्या होता है, मैटर को हम कैसे मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में डिवाइड कर सकते हैं, मिक्सचर को फर्दर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में हमने देखा था किस तरीके से उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड में, और एलिमेंट को फर्दर एटम और मॉलिक्यूल के अंदर। तो एक बेसिक हमने फंडामेंटल देखा था। उसके अलावा फिर हम कैसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है, उसको हमने लर्न करने का तरीका, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हर एक एटम के अंदर जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनका चार्ज और मास, ठीक है, ये हमें याद ही रखना है। साथ के साथ मैंने 1 से लेकर 20 एलिमेंट का नाम, उनका सिंबल, रिप्रेजेंटेशन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है, और याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, तो वो हमें याद जरूर होना चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशन जल्दी हो, न्यूमेरिकल में टाइम ना लगे। उससे हम आगे कंटिन्यू करते हैं मोल। ठीक है, आज हम बात करते हैं मोल क्या है। तो सबसे सिंपल मोल की मैं बात करूंगा कि मोल बोलते किसको है। मोल एक नंबर है, एक ग्रुप ऑफ नंबर को हम एक सिंपल मोल बोलते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल जो मैं समझाता हूँ, ठीक है, और समझने में बहुत आसान होता है। फॉर एग्जांपल हम डजन जिसको बोलते हैं, एक दर्जन, 1 डजन या एक दर्जन का मतलब होता है 12 नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एक डजन के अंदर 12 क्वांटिटी आती है। अब हम फ्रूट्स लेने जाते हैं तो 1 डजन अगर बनाना हम लेते हैं मतलब उसमें 12 केले आएंगे। अब उन 12 केले का एग्जैक्ट शेप सेम हो, उनका मतलब वेट सेम हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं, ठीक है, अगर मैंने 1 डजन एप्पल मांगे तो उसमें 12 एप्पल आएंगे। नहीं, तो अब 12 तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसके डिपेंड नहीं करता है कि उसका शेप क्या है, साइज क्या है, नंबर 12 होना चाहिए। 1 डजन एप्पल हो सकता है, 1 डजन बनाना हो सकता है, 1 डजन चेयर हो सकता है, 1 डजन पेन हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी 12 क्वांटिटी को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए हम नाम क्या देते हैं, डजन। उसी तरीके से एक बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नाम देते हैं कॉमन मोल, MOLE। और वो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। इतने बड़े नंबर को, दिख रहा है, 10 की पावर 23 मतलब कितने जीरो होंगे, और 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए उन सबको एक साथ हम क्या बोलते हैं, 1 मोल। मतलब 1 मोल में इतनी क्वांटिटी होगी। अगर आप मार्केट में गए, फ्रूट मार्केट में, और आपने बोला कि मुझे 1 मोल बनाना दे दो, मतलब उसको 6.023 इंटू 10⁻23 बनाना इतने देने पड़ेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा, रिलेट कर पा रहे होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उनके नंबर बहुत क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं, इसलिए हमें एक बड़ा नंबर से हम इनको डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ये कुछ भी हो सकते हैं हमारे, ठीक है। ये पार्टिकल्स हमारा एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, कोई एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नंबर किसी के भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के भी हो सकते हैं, प्रोटॉन के भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन के। सिंपल सी बात है, जैसे एक डजन 12 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही एक मोल 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये पार्टिकल्स कोई भी हो सकते हैं इनमें से, और इनके अलावा भी कुछ भी हो सकता है हमारे डेली लाइफ से हम अगर रिलेट करना चाहे तो, ठीक है। तो सबसे सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। That is 1 mole equals to 6.023 into 10 raised to the power particles, and this particle may be इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, ठीक है, स्लैश का मतलब और करके, ठीक है। तो अगर नहीं समझना तो और करके लिख लेना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और एटम और मॉलिक्यूल और आयन और एनीथिंग, दैट इज। अब ये जो नंबर है, इतना बड़ा नंबर, ठीक है, आई होप ये आपने सुना होगा नाम, इसको एक नाम दिया गया है, ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है। इस पूरे एक नंबर को नाम क्या दिया गया है, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। और शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल N और उसके सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A लिखा जाता है, ठीक है। तो A से एवोगैड्रो और N का मतलब नंबर, ठीक है। तो ये एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और ये पूरा नंबर, ठीक है, हम 6.023 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, कैलकुलेशन में ये नंबर ना लिख के Na लिख देंगे तो भी हमें अंडरस्टूड है कि इसका मतलब दिस अमाउंट ऑफ नंबर है। और एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं मतलब ये नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो कैसे भी आप इसको समझ सकते हो। अब बात करते हैं हम कुछ बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल का मास कैलकुलेट करना चाहेंगे।
ठीक है। तो कैलकुलेट, ठीक है, फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट होते हैं सबसे बेसिक से। तो जहाँ जैसे हम न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं तो एक कॉमन बात मैं बोल देता हूँ जो हमेशा एप्लीकेबल होगी, ठीक है, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कहीं पे भी हो, तो जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्लासरूम में मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसको क्या करते हैं, मैं टाइम देता हूँ बच्चों को सोचने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो सेम बिल्कुल फीलिंग आप वीडियो लेक्चर में भी ले, जब मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ तो उसका सॉल्यूशन नहीं लिखा होगा उस टाइम, सॉल्यूशन मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन क्वेश्चन देखते ही, ठीक है, मैं हर बार वैसे कोशिश करता हूँ बोलने की कि वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर मैं बोलना भूल भी जाता हूँ तो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो को पॉज करें क्वेश्चन देखते ही, फिर उसका खुद का अपने आप से सॉल्यूशन करें और फिर फर्दर मेरा सॉल्यूशन देख के वेरीफाई करें कि आपने कितना टाइम लिया, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही थी, कौन सा कॉन्सेप्ट आप भूल रहे थे। तो इसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप होगी। यानी सिर्फ मैं क्वेश्चन बता दूंगा और सॉल्यूशन लिख दूंगा तो वो एक कॉपी पेस्ट वाली बात हो जाएगी। तुम्हारा खुद का जो एक ब्रेन का डेवलपमेंट होता है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसी को लेके, वो नहीं ग्रो कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बाद से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं छोटे छोटे से। तो फर्स्ट हमें मास कैलकुलेट करना है, और किसका, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमें क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ी सी मैं हिंट देता हूँ। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास का मतलब है, इलेक्ट्रॉन का मास तो हमें पता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है वो इसमें पूछा गया। और 1 मोल किसके बराबर होगा, कुछ भी, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या हम सही कर पा रहे, क्या हम सही सोच पा रहे जो अभी तक हमने पढ़ा है नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ मैं ऐसा नहीं यहाँ पर पढ़ाऊंगा जो पीछे हमने नहीं पढ़ा हो, ठीक है। पीछे जो बेसिक चीज़ पढ़ी उसी से हम रिलेट करते हो आगे चलेंगे, नहीं, ठीक। कुछ नई चीज़ आएगी तो मैं खुद पहले से बता दूंगा आपको। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करें। आई होप कई बच्चों ने करा होगा, ठीक है, और बिल्कुल सही आंसर भी कैलकुलेट करा होगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। वेट और मास में थोड़ा सा केमिस्ट्री में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वेट और मास फिजिक्स में अलग तरह से डिफाइन करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वजन बोल दो सिंपल सा, उसको वेट और मास दोनों फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। हम वहाँ mg या m की बात अलग अलग नहीं करते हैं, ठीक। तो वेट भी लिखा हुआ, मास भी लिखा हुआ, तो उसका मतलब केमिस्ट्री में एक ही मतलब है। अब आ जाओ 1 मोल की बात करते हैं। तो 1 मोल का मतलब है कि हमें एक मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन का हमें टोटल क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन। तो हमें पता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिंबल हम ज़्यादा यूज़ करें नोटेशंस, तो ई लिख के उसमें नेगेटिव चार्ज लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा, इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे, 6.023 इंटू 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। 1 मोल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे, ठीक है। तो मैंने बताया 1 मोल किसी का भी हो सकता है, तो 1 मोल में ये इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब हमें ये पता है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो लास्ट क्लास में फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था, ये आपको याद रखना है। तो आई होप सबको याद होगा, बिल्कुल सही, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 यूनिट का ध्यान रखिए, केजी। अगर ग्राम में दे रखा होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करके 10⁻⁻ कितना आया था, -28 ग्राम। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो इतने सारे 6.023 इंटू 10⁻⁻, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा जो कि 1 मोल के बराबर है। तो दोनों को क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, बेसिक से मैथमेटिक्स से। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास मल्टीप्लाई बाय उसमें एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल तो कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय एक मोल का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg,
ठीक है। तो इसको सिंपल सा सॉल्व कर ले, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा हमें 54.8 इंटू 10⁻⁻8 kg। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन का रोल होता नहीं है एज कम्पेयर टू फिजिक्स और मैथ्स। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मेरा फोकस जो रहेगा वो कॉन्सेप्ट के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन इन केस कभी कभी हो जाता है क्लासरूम में भी। ठीक है, तो कई बार थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो या आंसर गलत आ जाए तो उसको खुद से सेल्फ करेक्ट कर ले। ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा आ जाएगा केजी के अंदर है। अगर हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, और इसको देखना कैसे लिख रहा हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5। तो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ 0.0000548 ग्राम। ये हमारा क्या होगा, मास आ गया। अब केजी में आंसर देना है, ग्राम में आंसर देना है, तो ये डिसाइड कैसे करेंगे। सब्जेक्टिव होता, ठीक है, स्कूल एग्जाम बोर्ड एग्जाम होता तब तो हम कैसे किसी फॉर्म में लिख देते या क्वेश्चन में जैसे दे रहे हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे नीट और जेई के अंदर आते तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऑप्शंस चेक करने हैं हमेशा। अब उल्टा हमें सोचना होता है नीट और जेई के अकॉर्डिंग, ऑप्शन में क्या पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होता है। तो अगर ऑप्शन में ग्राम में दे रखा है तो यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, केजी में दे रखा है तो यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे। कई बार क्या करते हैं, इस फॉर्म में भी आंसर लिखा हुआ होता है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, केजी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 NA kg। मतलब NA पूरा कैलकुलेट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट NA लिख देगा। मतलब उसको पता है बस किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो जो भी क्वांटिटी है उसको NA लिख के छोड़ दिया। मतलब ये 6.023 इंटू 10⁻20। तो इस फॉर्म में अगर दे रखा तो उसमें भी हम कन्वर्ट करके छोड़ देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें किस तरीके से क्या पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन या आंसर हमें देना होता है। तो ये हमारा फर्स्ट छोटा सा क्वेश्चन हो गया कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 0.000548 ग्राम। ठीक है, ग्राम में क्यों कन्वर्ट करा, वो उसका अभी यूज़ है इसलिए मैंने ग्राम में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो आई होप कई लोग बिल्कुल सही कर पा रहे होंगे। ठीक है, कैलकुलेट करा होगा, वेरी गुड। और बाकी लोग नहीं कर पाए तो सोचिए किस तरीके से हमने इसको अटेम्प्ट करा है और इसको जल्दी से कॉपी करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है हमारा, कैलकुलेट मास ऑफ फॉलोइंग में फर्स्ट था हमारा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड पार्ट हमने दे दिया 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आई होप अब तो ये सबको ईजिली समझ में आ रहा होगा। तो हमें बस 1 मोल प्रोटॉन का मास पता होना चाहिए, जो मैंने याद करने के लिए बोला था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो जल्दी से कैलकुलेट कर ले वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो आई होप सब लोग कर चुके होंगे वीडियो पॉज करके कैलकुलेट। अब हम देखते हैं इसमें, तो सेम वही है 1 मोल ऑफ प्रोटोन। ठीक है, या पी भी लिखते हैं, स्मॉल पी भी लिख सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ जो प्रोटोन है उसके अंदर हमें पता है 6.023 इंटू 10⁻23 क्या होंगे, प्रोटोन होंगे। और मास ऑफ 1 प्रोटोन, ठीक है, वो लास्ट क्लास में हमने बताया था, इसको याद रखना। और वो कितना होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो कितना कर दे, -24, 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटोन के लिए हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अब पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, दैट इज द मास ऑफ 1 प्रोटोन। इसको आप जल्दी से कैलकुलेट कर लें, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.01 kg। और ग्राम में इसको कन्वर्ट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 ग्राम। सही है, तो ये मास ऑफ
1 मोल ऑफ प्रोटॉन हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसको जल्दी से कॉपी कर लें। और लास्ट एक और छोटा सा क्वेश्चन है इस पर, वो क्या है, 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन, इसका मास हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सेम इसी तरीके से करना है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो आई होप कर पा रहे हो सब लोग। तो इसका मास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23। ये तो 1 मोल किसी का भी सेम ही होगा, यही हमने देखे थे भी डेफिनेशन। और 1 या मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन विच इज इक्वल्स टू 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये भी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, थोड़ा सा न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, ज़्यादा। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन is equals to 6.023 into 10⁻23 multiply by mass of 1 neutron, that is 1.67 into 10⁻⁻27 kg। इसको कैलकुलेट कर ले। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू भी ठीक है, क्योंकि सिर्फ कहाँ फ़र्क आ रहा है, 1.67 यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ पर क्या कुछ नहीं है, तो ऑलमोस्ट सेम मास इसका आएगा। तो ये भी मास मैं डायरेक्ट ग्राम में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको केजी में लिख लेना फिर ग्राम में। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ग्राम में लिख। तो इस तरीके से हमने जो हमारे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शेल्स में मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। तीनों फंडामेंटल पार्टिकल का हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, मास। अब एक चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व करने की है कि 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का मास हो या 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन का मास हो, दोनों का ऑलमोस्ट कितना है, 1 ग्राम है। बट जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास था वो अभी आपने देखा कितना था, 0.000548 ग्राम, जो कि 1 ग्राम के कंपैरिजन में क्या बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर लास्ट लेक्चर में हम देख चुके थे, लेकिन मैंने बोला था ये हम अप टू 10th क्लास तक हम पढ़ते थे कि एटॉमिक मास को हम डायरेक्ट याद रखते थे, बस हम बोलते थे कि ये एक एटम का मास है। कैसे ये आया है, कैसे इसको हम समझना है, ठीक है, उसमें हम अब डिटेल में बात करने हैं। तो एटॉमिक मास को अब कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, समझ रहे हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, कोई भी एक एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट के हमें कितने एटम लेने, 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल ऑफ एटम्स हमें लेने किसके, एक किसी भी एलिमेंट के। और 1 मोल ऑफ एटम का मतलब कितना हो गया, उस एलिमेंट के 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स हमें लेने। उन 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मिला के जो मास होगा वो 1 मोल ऑफ एटम का मास होगा एक एलिमेंट का, और उसी को हम उस एलिमेंट का एटॉमिक मास बोलते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ डेफिनेशन से भी, कि एक मोल के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, उन सारे एटम का मास मिलाकर ही 1 मोल बनता है। और उस 1 मोल मास को, जो 1 मोल एटम के मास है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हुई, इसको हम प्रूव करते हैं छोटे से एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले मैं सबसे बेसिक सी चीज़, बेसिक सा एग्जाम्पल लिया हमने हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे फर्स्ट एटॉमिक नंबर फर्स्ट पे आता है। ठीक है, सबसे छोटा हमारे पास एलिमेंट है जिसका मास सबसे कम होता है, तो उससे हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन नाम हमने देख लिया था, हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते। ये नीचे मैंने बोला था बॉटम में लेफ्ट या राइट में हो, ठीक है, सब स्क्रिप्ट में वो एटॉमिक नंबर होता है,
टॉप पर या सुपरस्क्रिप्ट में वो हमारे हमेशा क्या होता है, एटॉमिक मास। मैंने बताया था जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, तो P इक्वल्स टू 1। ये न्यूट्रल है, इस पर ना कोई नेगेटिव चार्ज है ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब न्यूट्रॉन हमें कैलकुलेट करना होता है तो न्यूट्रॉन मैंने कैसे बताया था, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब बात करता हूँ इसके मास की। तो देखिएगा यहाँ पे हमें पता है, अभी हमने कैलकुलेट करा है, ठीक है, इसलिए मैंने वो कैलकुलेट कराया था न्यूमेरिकल के थ्रू, कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना होगा वो 0.000548 ग्राम, ये हम कैलकुलेट कर चुके। 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, क्योंकि हमें हाइड्रोजन के 1 मोल एटम लेने हैं। 1 मोल एटम के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया न्यूमेरिकल के थ्रू अभी। इसी तरीके से मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, वो भी हमने अभी कैलकुलेट कर लिया 1 ग्राम। अब एक एटम के अंदर है, एक एटम के अंदर अगर मैं बात करूँ, कोई भी एक एटम है, तो ये उसका हो गया क्या, न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये इसकी क्या होगी, शेल्स होगी। ठीक है, अभी मैंने ये ले लिया। तो ये मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन तो इसमें है ही नहीं, 0 हो गया ये, तो सिर्फ प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस हाइड्रोजन के एटम का मास मुझे बताना है, तो हाइड्रोजन के एटम का मास क्या होगा, उस पूरे एटम का मास, और पूरे एटम का मास क्या होगा, उसके पार्टिकल्स। अब शेल तो कोई चीज़ है नहीं, ये तो एक आर्बिटरी, एक हमारे इमेजनरी हमने एज्यूम करा है कि ये एक पाथ है, लेकिन एग्जैक्ट तो कुछ है नहीं, बस ये इसमें रिवॉल्व करता है नहीं। फॉर जैसे कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है, तो कोई रास्ता बना हुआ थोड़ी, वो तो एक फिक्स शेल में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। तो अब उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक इस तरीके से इलेप्टिकल शेप से शो कर देते हैं, जबकि ये तो ऐसा कुछ है नहीं। तो एक्चुअल मास किसका है, एक तो इलेक्ट्रॉन का मास है और किसका मास है, एक प्रोटॉन का मास है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये एक एटम का ऐसा मास है, तो ऐसे ही कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे ऐसे, और हर एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होगा। तो हमें क्या करना है कि 6.023 इंटू 10⁻23 Na के बराबर जो हमारे एटम्स हैं उन सब के इलेक्ट्रॉन के मास का सम प्लस उन सब के प्रोटॉन का मास का सम निकाल ले, तो वही हमें क्या मिल जाएगा, उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा, किसका, हाइड्रोजन का। तो वही बोला हमने क्या, 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल के लिए हमें कैलकुलेट करना है मास। तो हमें पता है कि 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन एटम के अंदर इतने क्या होंगे, उसके एटम होंगे, और हर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, ऐसे भी बोल सकता हूँ। तो वही मैंने लिखा है, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो हम कैलकुलेट कर चुके, मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन वो भी हम कैलकुलेट कर चुके। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा कि मैं क्या यहाँ से हम बताना चाह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का मास डायरेक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि इसका मास मुझे कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास, तो मुझे 1 मोल एटम लेने पड़ेंगे हाइड्रोजन के, और हर एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। तो 1 मोल के अंदर भी क्या होंगे, 1 मोल एटम अगर मैंने हाइड्रोजन के लिए, तो उसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 1 मोल क्या मिलेंगे, प्रोटॉन मिलेंगे, और उन्हीं का तो मास हमें चाहिए। तो टोटल अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, दोनों का समेशन कर देना। तो टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल के लिए मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन, और ये हमने लिख दिया है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास 0.00548 ग्राम प्लस 1 ग्राम मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्वांटिटी आएगी 1.00548 ग्राम। तो 1 के रेस्पेक्ट में देख सकते हो 0.000, हम तो केमिस्ट्री में तो जनरली 2 ही डिजिट तक लेते हैं डेसिमल के बाद, यहाँ पे तो 3 के बाद भी 0 आ रहा है। तो ये 1 के रेस्पेक्ट में ये वाला, ये ऐसे बोल सकता हूँ 1 के रेस्पेक्ट में ये क्वांटिटी कितनी छोटी होगी, तो इसको हम क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इस क्वांटिटी को पूरे को क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, इसको अप्रॉक्सीमेटली हमने इसको क्या लिख दिया, 1 ग्राम मान दिया, क्योंकि 1 मोल प्रोटॉन के मास के कंपेयर में 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या करा, नेग्लेक्ट करके, ठीक है, सिर्फ 1 ग्राम को कंसिडर करा। तो जो हमें पता एटम का, जो एटम एक हम बोलते हैं ना हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बताओ, तो हम क्या बोल देते हैं 1 ग्राम। तो वो 1 ग्राम इस तरीके से कैलकुलेट हुआ। वो 1 ग्राम एक अकेले एटम का मास नहीं है वो हाइड्रोजन के, वो 1 ग्राम है 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास। आई थिंक
सबको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट कि एटॉमिक मास किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ बस एक चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में, इसलिए उसको क्या करा, एटॉमिक मास जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में उसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर इसी तरीके से तो यही जो इंपॉर्टेंट बात है इसको मैंने एक नोट के फॉर्म में लिखा है, तो वही लिखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लो एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, hence mass of electron is not considered while calculating mass of an atom of any element। ठीक है, इसलिए क्या है कि इसका मास बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के रेस्पेक्ट में, इसलिए मैंने लास्ट न्यूमेरिकल से एक न्यूमेरिकल पहले इसलिए वही लिया था ताकि हम ये चीज़ें मैथमेटिकल कैलकुलेट करके और कन्फ्यूजन ना रहे कि हमें रटने की जरूरत नहीं, बस समझने की, हमने मास कैलकुलेट करा मैथमेटिकल तो उसकी कुछ वैल्यू आ रही है और वो हमें पता लग रहा है कंपैरिजन से वो वैल्यू क्या बहुत छोटी आ रही है इलेक्ट्रॉन की। इसलिए किसी भी एलिमेंट का जब हम मास कैलकुलेट करते हैं तो बाहर शेल में भले कितने ही इलेक्ट्रॉन हो उनके मास को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि मास बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं, हमारा सेकंड एलिमेंट कौन होता है, हीलियम। पीरियोडिक टेबल में चलेंगे तो एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, वही लिखा मैंने 2He4, मास नंबर हमने देखा था लास्ट क्लास में 4 होता है। अब ये 2 जो लिखा है नीचे, जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर भी होगा, तो प्रोटॉन इक्वल्स टू 2, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ये कैसा है, न्यूट्रल है। अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो 4 माइनस 2 2, तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन आ रहे हैं। अब इसमें वापस से वही बात करेंगे, अगर मुझे इस हीलियम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो हीलियम के 1 मोल हमें लेने पड़ेंगे, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम लेने पड़ेंगे और उन सब के एटम के मास को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सम अप करना पड़ेगा, तभी हमें इसका एटॉमिक मास मिलेगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, टोटल मास ऑफ 1 मोल हीलियम इज इक्वल्स टू 2 इंटू मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। अब इसको ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है, जैसे अभी ये मैंने हाइड्रोजन लिया था, ऐसे मैंने अब क्या ले लिया, हीलियम ले लिया इसको, तो इस हीलियम के अंदर अब कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए अभी हमने देखा, प्लस इसमें कितने मिलेंगे, 2 प्रोटॉन मिलेंगे और 2 ही क्या मिलेंगे, न्यूट्रॉन मिलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। अब ये तो अकेला एक एटम है सिंगल, लेकिन हमें कितने चाहिए होंगे, इतने एटम्स चाहिए होंगे किसके, हीलियम के। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास Na एटम है, तो Na एटम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों हो जाएंगे, उसमें अगर मेरे को Na अगर हमारे पास इस तरीके से लिख देता हूँ, अगर एटम हमें Na दे रखे मतलब 6.023 इंटू 10⁻⁴, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इंटू Na, इससे 2 से तो क्योंकि एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इतने एटम में क्या होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके। प्रोटॉन कितने होंगे, उसके डबल, तो 2Na क्या हो जाएंगे प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 2Na, क्योंकि एक एटम में 2Na 2 न्यूट्रॉन है, एक एटम में 2 प्रोटॉन है, एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हमारे पास Na एटम है तो उसके ट्वाइस क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है 2, क्योंकि एक एटम में 2 है इसलिए 2 लिख दिया पहले बार, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन। फिर इसमें आना क्या चाहिए था, 2 इंटू मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आना चाहिए था, आगे ऐड हो गया, लेकिन अभी नोट के फॉर्म में लिखा दिया एक कंक्लूजन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास को हम हमेशा क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसलिए इस बार मैंने इलेक्ट्रॉन को लिया ही नहीं है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एक एटम में 2 आ रहे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन उससे मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया क्योंकि एक एटम में 2 न्यूट्रॉन आ रहे। इसी तरीके से अगर जिसमें एक एटम में 4 न्यूट्रॉन या 5 प्रोटॉन आएंगे उतने नंबर से बाहर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2 ये तो एज इट इज है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन हम कैलकुलेट कर चुके 1 ग्राम, तो ये तो एक हो गया, प्लस 2 ये एज इट इज लिखा, और मास ऑफ 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन वो भी क्या हमने क्या करा, अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा, 1 ही आ रहा ऑलमोस्ट, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस, तो कितना आ रहा 4 ग्राम। और ये जो 4 ग्राम हम लिखते हैं एटॉमिक मास किसका, हीलियम का, वो एक अकेले एटम का मास नहीं है, वो 1 मोल ऑफ हीलियम एटम का मास है जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा कि एटॉमिक मास किस तरीके से कैलकुलेट किया गया और कैसे उसको हम कंसिडर करते हैं। तो एक बार इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे।
फिर बात करते हैं हम यूनिट ऑफ मास, ठीक है। तो मास अभी तक हमने ग्राम में ही कैलकुलेट करा था। अब एनसीईआरटी कई बच्चे साथ के साथ पढ़ रहे होंगे या देखा होगा उन्होंने, तो एक टर्म एनसीईआरटी में और जनरली कभी इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और शॉर्ट में लिखा होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और AMU स्मॉल लेटर में लिखा हुआ होता है, AMU शॉर्ट में। तो इसका मतलब क्या है? तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, ठीक है। सॉरी, आई होप डेफिनेशन थोड़ी समझ में आई होगी। AMU एटॉमिक मास यूनिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो AMU एटॉमिक मास यूनिट है, इट इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। पहले तो कार्बन 12 क्या है इसको समझ लेता हूँ। कार्बन 12 क्या है? एक आइसोटोप है, ठीक है। आइसोटोप क्या होता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको बताऊंगा, आगे आने वाले लेक्चर में। फिर भी आपने आइसोटोप सुना होगा। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप, ठीक है, थोड़ा सा भी आइडिया देता हूँ। सेम Z लिख देता हूँ, मतलब एटॉमिक नंबर, एंड डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक मास। डिफरेंट एटॉमिक मास हो, सेम एटॉमिक नंबर है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। और ये एग्जांपल बहुत कॉमन है जो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, ठीक है, प्रोटॉन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ये ड्यूटेरियम और ये ट्राइशियम, ठीक है। इसी तरीके से अब देखो सब में नीचे जो लिखा होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम है, और ऊपर जो लिखा होता है एटॉमिक मास ये डिफरेंट है, वो क्या कहलाता है? आइसोटोप। इसी तरीके से कार्बन के आइसोटोप होते हैं 6C12, 6C13 और 6C14, ठीक है। तो ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, तीनों का देख सकते हो एटॉमिक नंबर सेम है, 12, 13, 14, एटॉमिक मास अलग अलग है। तो इस आइसोटोप की बात हो रही है, तो उसको बोला गया है कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि AMU एटॉमिक मास यूनिट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक कार्बन 12 एटम, मतलब कार्बन का जो आइसोटोप है उसको कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इससे तो जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसके एक एटम का जो मास है उसका भी हम क्या करते हैं? 1/12 करते हैं। तो जो उसका मास आएगा वो क्या कहलाएगा? 1 AMU कहलाएगा। अब इसको समझना, 1/12 तो इसने लिखा है, मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12, तो 1/12 मैंने कर दिया, और यहाँ पर क्या लिख दूँ? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, इस तरीके से मैंने लिखा है, ठीक है। ये लिखा मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक। अब 1/12 तो ये हो गया। अब मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 कैसे निकालेंगे? ये क्या है हमारे पास? 6C12। तो हमें पता है कि किसी भी एटम में मास किसकी वजह से होता है? उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो मास है एक मोल के लिए, उसके लिए होता है, वो तो कहलाता है उसका एटॉमिक मास। लेकिन मेरे को अगर एक सिंगल एटम का मास निकालना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कार्बन का न्यूक्लियस है जिसमें क्या है? 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। और इसमें बाहर शेल में क्या होगा? पहली शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाहर शेल में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत छोटा होता है। तो अल्टीमेटली कैलकुलेट क्या करना हमने? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का मास। और एक प्रोटॉन का मास और एक न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम ही होता है, नहीं, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 12 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन बोलो या मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन बोलो, वो ऑलमोस्ट क्या होगा? सेम ही 1.6 ले लेता हूँ, इंटू 10⁻⁻27 kg। क्या ये समझ में आया मैंने जो लिखा है? मैंने क्या लिखा है? ये एक एटम का मास लिखा है, यहाँ मैं एटॉमिक मास नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। एटॉमिक मास 1 मोल के लिए डिफाइन होते हैं, यहाँ मैं एक एटम का मास लिख रहा हूँ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और एक एटम का मास कैसे निकालेंगे? उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका मास निकाल के। तो 6C12 का मतलब क्या होगा? 6 प्रोटॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 सेकेंड शेल में 4, ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 और सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कितने हैं? तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 12 - 6, तो 6 न्यूट्रॉन। अब हम बोलते हैं जब एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना हो एक एटम का या 1 मोल का, तो एटॉमिक मास के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है, मास होता है, बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उसको तो हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट। तो इसलिए हमने इन दोनों को तो क्या कर दिया? हटा दिया।
अब मुझे मास सिर्फ किसका देखना है, न्यूक्लियस के अंदर जो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का मास है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली मैंने डायरेक्ट लिख दिया 6 + 6 कितने 12, तो 12 जो पार्टिकल्स, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 12, और ये एक पार्टिकल का मास, और ये 112 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 AMU ये किसके बराबर हो गया, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। आ रही है बात समझ में। तो अल्टीमेटली है क्या 1 AMU, कुछ नहीं है। 1 AMU का सिंपल सा ये कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन NCERT में बना रखी है, आप बोलते हैं। तो ये सब कंफ्यूज करने के लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ काम भी नहीं आती, ठीक है। हाँ, बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं डिफाइन 1 AMU, तब ये डेफिनेशन लिख देनी है। अल्टीमेटली ये कि एक एटम का मास हमें बताना है, और एक एटम का मास किसके AMU के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि 1/12 हो कार्बन 12 का। तो अल्टीमेटली ये जो मास आ रहा है ना, ये एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास आ रहा है, ध्यान से अगर इसको देखो तो 1 AMU सिंपल सा क्या है, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास है, ठीक है, जित एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ। और AMU क्यों बोला, एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि हम जो एटॉमिक मास बोलते हैं वो अभी हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं नहीं, लेकिन AMU ये बताता है एक अकेले एटम के मास अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो, क्योंकि हमें तो हमेशा क्या होता है, जो एटॉमिक मास दे रखा हो तो 1 मोल ऑफ एटम का दे रखा होता है, और अकेले एक एटम का मास निकालना हो तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब इसी को मैंने आगे लिख रखा है, ठीक है, थोड़ा फेयरली। तो 1 AMU क्या हो गया, 1.660, ठीक है, पूरा ग्राम में लिख दिया, और राउंड ऑफ करके 1.67 की जगह 1.66 लिख दिया, ठीक है। ये एक्चुअल कैलकुलेटेड वैल्यू मैंने रफली लिखी थी, तो ग्राम 27 kg में लिखा होता था, यहाँ ग्राम में लिख दिया। अब अगर मुझे मास ऑफ एक हाइड्रोजन एटम का मास निकालना हो, तो देखो ये जो मास है, ये तो क्या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास है, 1.67 × 10⁻, कितना -24, और ये क्या है, ये 1 AMU है, यानी मास ऑफ 1 एटम है, या 1 प्रोटॉन को मास भी बोल सकता हूँ मैं, जो अभी हमने कैलकुलेट करा है। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ऑलमोस्ट सेम ही है, तो कैलकुलेट होगी क्या आएगी, 1 आएगी। तो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम को हम क्या लिखते हैं, 1 AMU। तो जो अब बचपन तक हम पढ़ रहे आ रहे थे, 10th क्लास तक से जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे, हम बोलते थे हाइड्रोजन का एक एटम का मास बताओ, तो हम क्या बोल देते थे, 1, ठीक है। नाइट्रोजन के एक एटम का मास बताओ, तो हम क्या बोल देते थे, 14, ठीक है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास बताओ, तो हम बोल देते हैं 16। तो अगर एक एटम का मास पूछा है तो उसकी यूनिट ध्यान रखना, वो AMU होती है, एटॉमिक मास यूनिट, या AMU के फॉर्म में, या फिर वो स्मॉल यू, ठीक है, एक यूनिफाइड भी बोलते हैं उसको, स्मॉल यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसको रेयरली हम यूज़ करते हैं, AMU के फॉर्म में हम क्या करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर देखोगे तो दोनों तुम्हें सेम ही लगेगा, एक एटम का मास भी सेम आ रहा है, और 1 मोल एटम मास भी क्या आएगा तुम्हें, सेम, बस उसकी यूनिट चेंज हो जाती है। मैं बोलता हूँ कि एटॉमिक मास बताओ नाइट्रोजन का, तो आप बोलेंगे 14 ग्राम, तो वो 14 ग्राम है एक मोल का मास। लेकिन हम अगर ऐसा बोलते हैं कि एक अकेले नाइट्रोजन एटम का मास बताए AMU में, तो भी 14 ही होगा। आ रही मेरी बात समझ में। तो वही चीज़ है, तो ये थोड़ा सा यूनिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एटॉमिक मास यूनिट मतलब एक सिंगल एटम का मास, और अगर हम बोलते हैं किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास बताओ, तो वो ग्राम में आता है, वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो कंफ्यूज मत होना दोनों में, ठीक है। एक डिफरेंस है, एक सिंपल सा, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, लेकिन AMU लिखते ही मतलब हमें एक अकेले एटम का मास बता रहा है, वो AMU के फॉर्म में, और ग्राम के लिखा हुआ मतलब वो एक मोल किसी भी एलिमेंट के, एक मोल किसी भी एलिमेंट का मास हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नोट के फॉर्म में ये लिखा है कि AMU क्या है, AMU इज आल्सो नोन एज यूनिफाइड मास दैट इज U, ठीक है। इसको U से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, या तो हम AMU लिख दें या U लिख दें। अब ये तो भी सबसे बेसिक सी बात, ठीक है, स्कूल पर्पज से। लेकिन अब कंपटीशन पर्पज से हमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलते, हमें मिलेगा, ठीक है, 1 मोल के एटम का मास बता दो, ठीक है, 5 मोल के एटम का मास बता दो, या हमें कुछ क्वांटिटी मास दे देंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो सब चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो 2 फॉर्मूले हम अभी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चला 2 फॉर्मूले कैसे पढ़ चुके। तो वही नोट के फॉर्म में हमने लिखे। पहला फॉर्मूला लिखा है मैंने, मोल, अगर मुझे क्या कैलकुलेट करना हो, मोल कैलकुलेट करना है, तो वो होगा नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na। Na का मतलब क्या है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 6.023 × 10⁻23। ये कैसा है, तो इसको थोड़ा सा समझे। देखो हम बोल रहे हैं कि 1 मोल का क्या मतलब है, 1 मोल का मतलब होता है 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स, किसी के भी हो सकते हैं,
ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 1 मोल में इतने हैं। तो अगर मैंने बोल दिया 5 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, कोई भी पार्टिकल लिख दिया मैंने हमें, ठीक, तो 5 मोल में क्या होंगे, तो आप क्या करोगे, इसको सिंपल से क्या कर दोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एज सिंपल। ठीक, तो सिंपल सी मैथमेटिक्स से कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। ठीक, अब उल्टा क्वेश्चन उसने पूछ लिया। ठीक है, उसने बोल दिया कि मेरे पास 7 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इतने क्या है मेरे पास, इतने टोटल नंबर ऑफ मेरे पास क्या पार्टिकल्स है, ये टोटल क्या है मेरे पास, इतने पार्टिकल्स है। तो इस पार्टिकल्स में बताओ कितने मोल्स होंगे, कितने मोल बनेगा। तो हमें पता है 1 मोल इस अमाउंट का बनता है। तो इस टोटल क्वांटिटी में कितने मोल चाहिए, तो उसको क्या कर देंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करते कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 7। तो कितने 7 मोल हो जाएंगे। आ रही बात, सिंपल सी बेसिक मैथमेटिक्स है। यूनिटरी मेथड हम जिसको बोलते थे, कि जैसे हम बोलते थे कि 3 रुपये की 5 पेंसिल आई तो 2 रुपये की कितनी आएगी, समझ लो, बिल्कुल वैसा ही है। पूरा मोल कॉन्सेप्ट इसी बेसिस पे चलता है। बस कंफ्यूजन बच्चों को थोड़ा सा अजीब इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है, टर्म्स है, वो कुछ नए से लगते हैं। यानी मोल यूज़ कर लिया, ठीक है, डजन की जगह, ठीक है, इस तरीके से रिलेट करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम नॉर्मली पेंसिल, रबर या एप्पल, मैंगो, टेबल चेयर, इस फिजिकल जो चीज़ हमें दिखती है उससे डील करते थे, यहाँ उन सबको हटा के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल, ये इनको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, बाकी उससे रिलेट करोगे तो सिंपल सी चीज़ है। तो ये जो पहला फॉर्मूला उसी बेसिस पे कि नंबर, क्योंकि हम एटम पढ़ रहे हैं अभी, तो पार्टिकल्स ना लिख के, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख लो, या तो एटम्स, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसके लिए भी कुछ भी हो सकता है। तो नंबर जो हमें गिवन दे रखो, ठीक है, इस नंबर ऑफ एटम्स लिखा है, इसी को कई बार इस तरीके से भी लिखते हैं फॉर्मूले को, जनरली गिवन नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, और जनरलाइज करना चाहो तो पार्टिकल्स लिख लो डिवाइडेड बाय एन ए। ठीक, तो जो भी हमें गिवन नंबर दे रखे हो, जैसे इस केस में मैंने दे रखा है कि इतने नंबर पार्टिकल्स है, तो उसमें बताओ कितने मोल होंगे। तो एन से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारा मोल कैलकुलेट हो जाएगा। पहला फॉर्मूला तो ये। दूसरा फॉर्मूला इसके अंदर दे रखा है, गिवन मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला भी अभी हम पढ़ चुके, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, लेकिन इसको हमने इतना ध्यान दिया नहीं। ध्यान मतलब कि फॉर्मूला तो पढ़ लिया, लेकिन इसको कैसे आए, तो हमें बोला कि किसी भी, हमने पता है कि एक मोल, किसी भी एटम का 1 मोल का मास फिक्स होता है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ले लिया इसमें ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए मुझे पता है, इसके, मैं ऑक्सीजन का बोल रहा हूँ, एटॉमिक मास बताओ, तो हमें पता है कितना होता है, 16 ग्राम, ये हम याद कर चुके हैं। ठीक है, ये तो हमें पता ही बचपन से, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 ग्राम। तो मैं बोल रहा हूँ ये 16 ग्राम क्या है, 16 ग्राम 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास है, यही पढ़ा हमने। ठीक है, एटॉमिक मास की डेफिनेशन, कि किसी भी एलिमेंट की 1 मोल एटम का जो मास होता है वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। तो जो 16 ग्राम है ये ऑक्सीजन की 1 मोल एटम का मास है। तो अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास 48 ग्राम ऑक्सीजन है, 48 ग्राम ऑक्सीजन है, तो बताओ इसमें कितने मोल होंगे। तो अगर 1 मोल के अंदर 16 ग्राम है, तो 48 ग्राम में कितना होगा, इसको डिवाइड बाय 16 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 मोल आ जाएगा आंसर। तो ये तो है गिवन मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, जो भी एक फिक्स होता है हर एक एलिमेंट के लिए। आ रही मेरी बात समझ में। तो बस ध्यान ये रखना, 2 फॉर्मूला हम बाय डिफॉल्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसको हमने एज ए फॉर्मूला नहीं पढ़ा, डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ लिया। तो अब इनको एज ए फॉर्मूला हमें क्या करना है, याद रखना है। तो 2 फॉर्मूले, मोल कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम इस चैप्टर को मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं कि हर चीज़ को, हर फॉर्म को, नंबर को, मास को, हर चीज़ को, वॉल्यूम को हम मोल में कन्वर्ट करेंगे, वहाँ से किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो पहला है नंबर ऑफ एटम, गिवन नंबर ऑफ एटम है उसको डिवाइड बाय एन ए करो, ये तो फिक्स क्वांटिटी होती है। फिर गिवन मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास, ये भी कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हम याद कर चुके हैं 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक। उसके बाद अगर कोई एलिमेंट आएगा तो उसकी गिवन होगी क्वेश्चन में, लेकिन एटलीस्ट 1 से लेकर 20 तक का मास हम क्या करें, याद रखें एलिमेंट का। तो इनके बेसिस पे हमारे क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर ले और फिर हम इस पर जल्दी से न्यूमेरिकल्स देखते हैं कुछ। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रखा है,
कैलकुलेट टोटल मोल्स एंड टोटल नंबर ऑफ एटम इन फॉलोइंग। ठीक है, दो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, एक तो मोल्स कैलकुलेट करने कितने होंगे और एक क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो हमारे फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन 115 kg ऑफ सोडियम। ठीक है, तो 115 kg सोडियम हमें दे रखा है, तो उस 115 kg सोडियम के अंदर कितने मोल्स सोडियम के होंगे वो कैलकुलेट करना है। एंड सेकेंड पार्ट, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 115 kg में। दो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके जल्दी से कैलकुलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आई होप कई बच्चे कर पा रहे होंगे। ठीक है, और कईयों ने सॉल्यूशन बिल्कुल सही निकाला होगा। ठीक है, तो अब इसको देख लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो हमने पूछा मोल्स कैलकुलेट करने। तो मोल्स अगर हमें कैलकुलेट करने हैं तो मोल्स का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था। अगर हमें वेट गिवन दे रखा हो, ठीक है, तो हम इसको कैसे क्या लिखा था फॉर्मूला हमने, गिवन मास ऑफ एन एलिमेंट, तो पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं लिख रहा हूँ गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो जो मोल होंगे, मोल कैलकुलेट, गिवन मास हमें कितना दे दिया 115 kg। अब बस ध्यान यहाँ पर क्या रखना है, 115 तो ठीक है, लेकिन किस में दे रखा है, kg, जबकि एटॉमिक मास किस में होता है, ग्राम में। तो इसको भी क्या कन्वर्ट कर ले, ग्राम में। तो इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा, ये ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास सोडियम का। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, और मैंने बताया था ऑड के लिए 10, 9 के ऊपर ऑड के लिए क्या होता है मल्टीप्लाई बाई 2 + 1, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 2 22 + 1 कितना 23, तो 23 ग्राम ये क्या आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, मतलब Na। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ गया, कैलकुलेट करा होगा आपने 5 × 10⁻³ इतने क्या मिल गए हमें, मोल्स मिल जाएंगे। तो 115 kg के अंदर हमारे पास, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं 5 × 10⁻³ या 5000 मोल्स मिलेंगे। सेकेंड पार्ट पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो मोल का जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसी से रिलेट कर रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ एटम, दो फॉर्मूले लिखे थे अभी नोट में। तो पहला जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय क्या, Na। अब देखो हमें इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो ये नंबर ऑफ एटम ही हमसे पूछा गया। Na तो फिक्स्ड एक क्वांटिटी होती है, वो उसका हमें पता ही है वैल्यू क्या होती है, याद रखनी है इसको भी। और मोल हमें यहाँ पर पता है। देखो 3 अननोन है, जिसमें से एक तो कांस्टेंट है, तो 2 ही अननोन बचे। तो अब या तो ये दे रखा होगा तो ये पूछेगा, या ये दे रखा होगा तो ये पूछेगा। तो यहाँ पे इस बार क्या पूछा उसने, ये नंबर ऑफ एटम पूछा है, और मोल हमें दे रखे इनडायरेक्ट वे में जो हमने अभी कैलकुलेट करे। तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम किसके, सोडियम के, ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू Na, विच इज इक्वल्स टू मोल तो 5 × 10⁻³ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। और इसको मैंने बताया था शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके लिए। तो ऑप्शन में अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो इसमें भी लिख ले, अदरवाइज को कैलकुलेट कर ले। कैलकुलेशन में ध्यान रखें 6.023 पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 6 × 10⁻³ भी लिख सकते हो, 6 5 या 30 डायरेक्ट लिख के और कैलकुलेट कर ले पावर को। पूरे इस पॉइंट के आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आई होप समझ में आया होगा ये। एक जल्दी से एक पार्ट और है, ठीक है, इसको लेक्चर को खत्म करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और कर ले जल्दी से इसी टाइप का। हमें इसमें भी टोटल मोल्स और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने किसके अंदर, 1 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में लास्ट चीज़ मैंने ये बताई थी, कुछ यूनिट्स होती है मास की जिसमें हमें ध्यान रखना, पिको, माइक्रो, टेरा। ठीक है, तो क्योंकि हमें हर चीज़ किस में चाहिए होगी, ग्राम के अंदर। तो जल्दी से सॉल्व कर ले इसको। ठीक है, तो बिल्कुल अब ये तो सभी ने कर लिया होगा। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है वैसे ही है। तो मोल कैलकुलेट करना है सबसे पहले हमें, तो मोल हमें कैलकुलेट करना है। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो गिवन मास हमें पता है कितना दे रखा है 1 माइक्रो, और माइक्रो का मतलब मैंने क्या बताया था 10⁻⁻6। ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में। और एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, ये हमने देख लिया था लास्ट क्लास में, कितना 12, याद रखना था इसको।
तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दो और फिर कैलकुलेट कर लो, और या जैसे आपको कैलकुलेशन ईजी लगे उस तरीके से। तो ये आ जाएगा 8.33 इंटू 10⁻⁻8 मोल्स। मोल्स कैलकुलेट कर लिए, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना है हमें 1 माइक्रोग्राम के अंदर। तो किसके बराबर हो जाएगा, मोल इंटू Na के बराबर। तो मोल हो गया 8.33 इंटू 10⁻⁻8 इंटू Na लिख ले, या फिर पूरा कैलकुलेट करना चाहे तो 8.33 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 6.023 इंटू 10 कितना 23। तो अभी बताया था पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 6 लिख लो, 8 6 या 48, उसके अप्रॉक्स हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा स्मार्टली आपको यूज़ करना है। तो इस तरीके से आज हमने एटॉमिक मास देखा और कैसे उसको कैलकुलेट करना है, कैसे उसको कैलकुलेट करा वो देखा है, और एक स्पेसिफिक AMU, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब भी हमने देखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 फॉर्मूले जो हमने लास्ट में देखे। तो मोल के हम टोटल क्या पढ़ेंगे, 4 फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले मैं बता चुका हूँ पूरे चैप्टर में, इसी से इसका एक्सटेंडेड फॉर्म मिलता जाएगा हमें। ठीक है, यहाँ एटम लिखा है तो फिर मॉलिक्यूल आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जाएगा। फॉर्मूला ये एक तरीके से, ये नंबर से रिलेटेड मोल का फॉर्मूला है, ये मास से रिलेटेड मोल का, एक वॉल्यूम से रिलेटेड मोल का फॉर्मूला आएगा और एक मोलरिटी से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो आगे दिखेंगे। तो एक बार इस लेक्चर को पूरे को ध्यान से देख ले और इसको जल्दी से कॉपी करें, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। एटम में बात करी, नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूल और मॉलिकुलर मास की बात करेंगे। थैंक यू।